गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड के प्रावधानों को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधानों से पूरा देश परेशान है। पीएम मोदी उसमें बदलाव लाने के लिए संसद में बिल लाए। कर्नाटक में पूरा गांव, मंदिरों और लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मैं पवार साहब और उद्धव ठाकरे से पूछने आया हूं कि आप इस बिल का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सम सीमाएं लांघ दी। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया हूं, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे। सिराला वालों और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है, इस क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेस कोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाकर देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सरकार के सहयोगी बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया। ये स्कैनर निगम के अंतर्गत लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। वहीं उत्तरी कश्मीर के सोपोर के सागीपोरा इलाके में रात भर की शांति के बाद शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेरा जो है वो लगाया हुआ है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उनकी पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद उनसे बरामद किया गया है। वहीं सोपोर एसएसपी दिव्या डी ने सोपोर मुठभेड़ पर कहा कि कल रात सोपोर में सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के बारे में सूचना मिली। हमने तुरंत संयुक्त सुरक्षा बलों के साथ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। आज को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपोरा सोपोर इलाके में।
तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे, तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम अब पता कर रहे हैं। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवरी हुआ है, तो वो हम बताएंगे आपको। वहीं पुणे में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार दत्ता बहिरथ के समर्थन में रोड शो किया। वहीं उन्होंने कहा कि आईसीई यानी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी और जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अदृश्य शक्ति के जरिए आईसीई किया जा रहा है, एजेंसियां बुरी नहीं हैं, एजेंसियां अच्छी हैं, वहां काम करने वाले लोग अच्छे हैं। समस्या अदृश्य शक्ति की है। 95% मामले विपक्ष में बैठे लोग के हैं और अगर वो व्यक्ति भाजपा में चला जाता है तो उसके सारे काम माफ हो जाते हैं। नहीं है। मैं 2 साल से लगातार आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, और जिस तरह जो विरोध में है उसको आइस किया जाए। कश्मीर टू कन्याकुमारी एजेंसीज को लेके अदृश्य शक्ति, एजेंसीज बुरी नहीं, एजेंसीज अच्छी है, वहाँ काम करने वाले अच्छे हैं। प्रॉब्लम अदृश्य शक्ति का है। अदृश्य शक्ति सबके पीछे कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आपका डेटा आपके न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पे आया हुआ डेटा है कि 95% जो केसेस है वो ऑपोजिशन पे है। और अगर वो वॉशिंग मशीन डाल के अगर वो व्यक्ति बीजेपी में चला जाए तो उसकी सब माफी होती है। तो इस तरह जिस तरह से ये पूरा वक्तव्य आया है किताब में, मेरे ख्याल से बहुत गंभीर है। और जिस मामले में हम 2 साल से लगातार आइस के बारे में हो गए, उसका कंफर्मेशन ये किताब है। मेरे लिए गंभीर आरोप नहीं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 सालों में हम सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमें तोड़ने और खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहले से ज्यादा ताकत और जुनून के साथ एक परिवार बन गए हैं। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये लोग हमें हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन ताकतों को जीतने नहीं देना। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो,
मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपनी इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने होने वाले उपचुनावों को लेकर कहा कि सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उपचुनावों में हम 4 सीटें जीत रहे हैं और झारखंड में भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगे हुए हैं, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन 4 सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम करें। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, काशी और मथुरा की बारी है, जिस तरीके से बोल रहा है, इसमें कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। हमें सब। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के नेता राहुल सुनील शर्मा का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में सबसे काला दिन है। वहीं उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ये सभी कार्रवाई गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक थी। स्पीकर ने खुद इसका मसौदा तैयार किया है। हम चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 एक इतिहास है, इस पर अब बहस नहीं की जा सकती। हम एक बहस चाहते थे। जिस तरह से हमारे विधायकों के साथ मार्शलों ने मारपीट की, स्पीकर ने आज भी ऐसा किया। हम अब समांतरण विधानसभा चलाने के लिए यहां धरने पर बैठेंगे जो स्पीकर के खिलाफ है। मानता हूं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में और लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस विल बी द डार्केस्ट डे ऑफ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर हैं इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो लोग चुन के आए हुए हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई उसे हम गैर कानूनी मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और विशेषकर ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे। आप हमें इसको कवर कीजिए। एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर, जो इस स्पीकर सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आज उन्होंने धुले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र के विकास की जो गति मिली है उससे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 साल महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। महाराष्ट्र को जिस सुशासन की जरूरत है वह महायुति सरकार ही दे सकती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दूसरी तरफ महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना होगा। ये लोग कभी भी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देखना चाहते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि कांग्रेस अघाड़ी के लोग अब महिलाओं को गाली देने लगे हैं। किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो जनता ने देखा है। महाराष्ट्र की कोई भी माता बहन अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा
कैसे कैसे कमेंट महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।